खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। 7 सितंबर सन 2024 सुबह 8:35 का वक्त हुआ चाहता है हमारी स्टूडियो की घड़ी में। प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक बहार। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की नशरियात का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि आज की नशरियात में भी सियासत पर हमारी नज़र रहेगी। पहले मरहले के तहत इंतखाबी दंगल बिल्कुल सज चुका है और उम्मीदवार मैदान में है। एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है, उम्मीदवारों के बारे में बड़ी बातें सामने आई, वो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। आपके साथ शेयर करेंगे दूसरे पड़ाव पर जब कागजात नामजदगियाँ दाखिल करने का आखिरी दिन था, उसके बाद कल कितने लोगों के कागजात नामजदगी रद्द हुई हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि अब सिर्फ एक जमात के मंशूर का आने का इंतज़ार है, लेकिन कल मंशूर जो जारी हुआ था उस पर रद्द-ए-अमल क्या कुछ है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरे के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आज तारीख के पन्नों में क्या कुछ रकम तराज हो चुका है, ये भी आपके सामने रखेंगे और आखिर पर आपकी और हमारी गुफ्तगू भी होगी और साथ साथ मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम का जो हिस्सा हमारा है इस मॉर्निंग शो का, वो भी आगे बढ़ाएंगे। आज एक और मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए। तो फिलहाल आपको ये बताते चले कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि रात भर आपके साथ रहे, दिन में रात में आपके साथ रहे, आपको हर पल अपडेट करें, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात वाक़ात से बल्कि दुनिया भर के अंदर जो कुछ चल रहा है वो हम अपनी राब्ता साइटों पर ज़रूर आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमारी राब्ता साइट www.gulistannews.in पर ज़रूर आएंगे, जहाँ पर पॉलिटिकल सर्वे जारी है और जिस शौक़ के साथ आपने वहाँ पर अपनी बात रखी है उससे हमें इस बात का तो अंदाज़ा है कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन की बंदिशों की वजह से एग्ज़िट पोल को सामने नहीं रखेंगे। वो उस दिन रखेंगे जिस दिन आखिरी चुनाव का आखिरी दिन होगा, यानी पोल आप कर चुके होंगे और उस दिन शाम को 6 साढ़े 6 बजे हम वो एग्ज़िट पोल आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे और फटाफट से आज ज़रा हिस्ट्री की किताब को खंगालते और देखते हैं आसिफ रशीद ने आज तवारीख के पन्नों को जब खंगाला तो कौन से ऐसे वाक़ात हैं जिन्हें आपके सामने वो रखने जा रहे हैं। आसिफ रशीद मेरे साथ मौजूद है जम्मू स्टूडियो में। जी आसिफ, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं इस प्रोग्राम में, सियासी, सलामती और इक़्तिसादी मामलात पर गुफ्तगू होगी और असम्बली इंतखाबात के बीच हलचल मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है। अलग अलग मकामात पर होने वाली सरगर्मियों पर मुसलसल हमारी नज़र है। इस हवाले से तज्ज़ियाकारों के पास भी चलेंगे, मेहमानों की आरा हम तक और आप सब तक पहुंचेगी इस प्रोग्राम के जरिए। मगर इन सारे मौज़ूआत पे जाने से पहले एक सेट फॉर्मेट है और उस तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे, यानी तारीख के आईने में आज के दिन की अहमियत क्या है, अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जरा जान लेते हैं क्या आज के दिन की अहमियत क्या है। सितंबर की आज 7वीं तारीख है, 9वां महीना, साल 2024। 2011 में आज ही के दिन दिल्ली हाई कोर्ट के करीब बम धमाका हुआ, 11 अफराद की जान चली गई, 74 लोग इसमें जख्मी हुए। इसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर दोनों तरफ नुकसान उठाना पड़ा और सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवान, जिनमें खासकर दिल्ली पुलिस के एहलकार थे, जो इस वाक़े में या अफसोसनाक जो वाक़ा पेश आया इसमें नुकसान उठाए। 2009 में हिंदुस्तान के पंकज अडवाणी ने आज ही के दिन वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम किया, ये चेस चैंपियनशिप जो उनके नाम गई। साल 1906, आज से 118 बरस कबल बैंक ऑफ इंडिया का कयाम अमल में आया, हिंदुस्तान के बड़े और पुराने बैंकों में से एक। 1915 में बरतानिया में पहला जंगी टैंक तैयार हुआ जो दुनिया भर के अंदर शुरुआत में ही इस्तेमाल किया गया। 1915 के बाद 1920, 21, 22 के आसपास और उससे पहले जंग अजीम 1 में कुछ एक हिस्सों में इसका इस्तेमाल हुआ और जंग अजीम 2 में भी मुख्तलिफ मकामात पर यूरोप की जानिब से बरतानिया में तैयार किया गया पहला वॉर टैंक इस्तेमाल हुआ। 1822 में ब्राज़ील ने पुर्तगाल से आज़ादी का ऐलान आज के दिन किया। 1701 में सितंबर की 7 तारीख को जर्मनी, इंग्लैंड और हॉलैंड ने फ्रांस मुखालिफ मुआहदे पर दस्तखत करके इस मुल्क के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया। 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज कॉन्फ्रेंस का दूसरा इजलास लंदन में मुनक्किद हुआ और मकसद इसमें यह था कि उस वक्त हिंदुस्तान जब पाकिस्तान बना नहीं था तो जो आज़ादी की जद्दोजहद हिंदुस्तान के अंदर लोग लड़ रहे थे उसके साथ कैसे टैकल किया जाए, हिकमत अमली तरतीब दी जा रही थी।
1921 में आज ही के दिन न्यू जर्सी अमेरिका में पहले मिस अमेरिका ब्यूटी मुकाबले का इनेकाद किया गया। न्यू जर्सी एक हिस्सा। सितंबर 7, 1977 को आज ही के दिन इथोपिया ने सोमालिया के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान सरकारी सतह पर किया। 22 बरस कबल 2002 में आज ही के दिन अयाजुद्दीन अहमद बांग्लादेश के नए सदर मुंतखब हुए और इसके 3 बरस बाद 2005 में मिस्र या इजिप्ट के अंदर पहली बार सदारती इंतखाबात मुनक़िद हुए, जहां पर हमने एक तवील, आप कह सकते हैं कि खाना जंगी भी देखी और इसके बाद 2005 में इंतखाबात का एक मरहला भी चला। 2011 में रूसी तैयारा C7 गिरकर तबाह हुआ। 22 हॉकी खिलाड़ियों समेत 44 अफराद की मौत हुई और ये रूस की तारीख में सबसे बदतरीन वाकयात या हादसात में से एक था, जहां 22 नेशनल खिलाड़ियों की जान इस हादसे में चली गई। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये बड़ी बातें आपके सामने प्रोग्राम में शुरुआत में कम वक्त लेकर फॉर्मेट के मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा मालूमात हम हासिल कर सकें और तहकीक पर मबनी चंद चीजें आप तक पहुंच सकें। यहां से आगे बढ़ेंगे, आप खबरों की तरफ चलेंगे। आप हमारे साथ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, अपनी आरा हम तक पहुंचाते रहिएगा। प्रोग्राम की इब्तिदा उस खबर के साथ जिस पर गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों से हम न सिर्फ मुसलसल खबरें दे रहे हैं बल्कि तज्जिया भी हो रहा है कि आखिर पेज फंसा कहां पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर 85,49,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जिनके पास गोल्डन कार्ड है, लेकिन दौरे हाजिर में ये गोल्डन कार्ड किसी काम का है या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कई रोज से है। इसी सिलसिले में एक और पेशरफ्त हुई है, शुरुआत इसी खबर के साथ। चलिए जनाब, खबर आपको बताते हैं सेहत स्कीम की, जो मुसलसल हम पिछले 3-4 रोज से आपको अपडेट कर रहे हैं और एक और अपडेट सरकारी तौर पर हमारे पास पहुंच चुका, वो हम आपके सामने रखेंगे कि सेहत स्कीम का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर बरकरार रहेगा और साथ साथ अब बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट हेल्थ अथॉरिटी जो है उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के लिए यानी अदालती अहकामात को न मानने के पैदाइश में दोबारा से इफ्को टोक्यो के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया है। अब ये इफ्को टोक्यो नामी इंश्योरेंस कंपनी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ एक करार किया था कि वो इस सेहत स्कीम को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे और बराबर ये 2025 तक चलेगा, लेकिन बीच में उन्होंने छोड़ने का मन लिया तो उसके बाद ये मामला अटक गया, जिसकी वजह से बीमार और तीमारदार जिन्हें गोल्डन कार्ड के जरिए से डायलिसिस हो रहा था, कैंसर के मर्ज में थेरेपियां हो रही थी, दीगर अमराज का इलाज हो रहा था, वो गोनागू मुश्किलात से दो चार है। और अब फाइनली फैसला ये स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से लिया गया है कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी के पेश नजर अब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के लिए इफ्को टोक्यो के खिलाफ जाया जाएगा। वायलेशन हुई है हाई कोर्ट के ऑर्डर की, जिसमें यह साफ कर दिया गया था इफ्को टोक्यो के लिए जब तक दूसरा न्यामुल बदल नहीं होता है तब तक आपने कैरी फॉरवर्ड करना होगा। और अब जाकर न सिर्फ अदालत से दोबारा रजू किया गया है बल्कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के पास भी राब्ता किया गया है और उनसे यह साफ कर दिया गया है कि किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के मुश्किलें बढ़ाई हैं। स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पर इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर अदालती हुक्म न मानने के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY, जिसे आप सेहत स्कीम भी कह रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को फायदा मिल रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो इन दिनों इल्तिवा में पड़ी हुई है क्योंकि प्राइवेट अस्पताल इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। तकरीबन 106 करोड़ रुपए के आसपास वाजिबुल अदा है जो देना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात भी हुई थी, एक हाई पावर कमेटी बनाने का फैसला भी हुआ था, हेल्पलाइन भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल जो है वो अबतर ही अभी तक दिख रही है। लेकिन अब की बार जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि फिलहाल अब सूरत हाल ये है कि जो स्कीम 2025 तक यानी 14 मार्च 2025 तक जो करार इफ्को टोक्यो ने किया था उसको बीच में हटने का फैसला लिया है और अब जाकर SHA ने IRDAI के साथ भी यह मामला उठाया है और साथ साथ आला अदालत का दरवाजा दोबारा खटखटाया जाएगा ताकि रियासती इंतजामिया को फायदा मिले। लेकिन इससे पहले कि हम पहले अपने नुमाइंदे के पास चले, जरा आपको यह भी बताते चले कि जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया 104, उसकी सूरत हाल क्या कुछ है। फटाफट से एक साउंड बाइट आपको सुनाते हैं और उसके बाद सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे जो मजीद इस खबर की तफसील हम तक पहुंचाएंगे, आप तक भी पहुंचाएंगे। सबसे पहले वो बात
जो हेल्पलाइन 104 को लेकर अटेंडेंस को सहना पड़ रही है। फटाफट से जरा देख लीजिएगा सरकार का 104 का हाल क्या कुछ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब अस तुहद सदा शुक्रिया अदा कर कि तुम करो बे कवरेज। एक्चुअली उस गवर्नमेंट ओतर ऑर्डर कजाव कि प्राइवेट हॉस्पिटल वल करन डायलिसिस पेशेंटन कंटिन्यू डायलिसिस। अगर अस तुम डायलिसिस कर कहीं कि तुम कर 104 पे कॉल, मगर युथु 104 कॉल कर तुमो वो और दोपुक तुम उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल नज़दीकी तुम गो तूर डायलिसिस करने। उमन सत बिल्कुल उमन सत मसल चलावन। उमन मसल कोर गवर्नमेंटन सॉर्ट आउट कह या उमन कर पोस रिलीज कहीं, लिहाजा मान तुम डायलिसिस करें कहीं। लिहाजा तुम करो उस तुम नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल तुम गो तूर डायलिसिस करने खतर। यहां जान कि सोन मसल कर वन हल। सो हालत बद से बदतर गसान। प्लीज पेशेंट सफ़र कर, अटेंडेंट सफ़र कर, तो सोई कत वात आला हुकूमत है। चलिए जनाब, पेशेंट भी परेशान है, तीमारदार भी परेशान है। 104 पर कहा जा रहा है कि आप सरकारी अस्पताल जाए। सरकारी अस्पताल जब डायलिसिस के लिए जाया जाता है तो वहां पर नंबर इतना बढ़ चुका है कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो रही है। लेकिन मजीद तफसीलात के लिए सीधे इमरान नाइक के पास चलेंगे जो मुसलसल इस खबर का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरान, पिछले कई दिनों से लगातार हमने इफ्को टोक्यो नामी इंश्योरेंस कंपनी की जो मनमानी है, स्टेट हेल्थ एजेंसी की जो नाकामी है, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन अब खबर ये कि स्टेट हेल्थ एजेंसी ने जहां एक तरफ से अदालत का दरवाज़ा दोबारा खटखटाने का फैसला लिया है, वहीं पर खबर ये भी है कि IRDAI के साथ भी रब्ता किया गया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ भी रब्ता किया गया है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है और क्या कोई राहत उन बीमारों को, तीमारदारों को जिन्हें इमीडिएट रिलीफ यहाँ पर चाहिए था यहाँ से? जी बिल्कुल, ये जो मामला है इसको टोक्यो कंपनी के साथ ये जो तनाज़ा है अब शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पहले तो ये जो मायदा इनके साथ हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के साथ, और ये मुआहिदा हुआ था 2022 में मार्च के महीने में, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था 2025 मार्च तक है। लेकिन अचानक इसको टोक्यो कंपनी ने मार्च 2023 में ही इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया है और उन्होंने अपनी जो सर्विस है वो जो है उसको रोक दिया है। और उसके बाद स्टेट अथॉरिटी ने, हेल्थ अथॉरिटी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट के सामने ये बात रखी, और हाई कोर्ट ने इस पे ऑर्डर्स दिए कि इफ्को टोक्यो इंश्योरेंस जो कंपनी है वो इस तरीके से हेल्थ सर्विस जो है वो स्टॉप नहीं कर सकती है, वो इसे रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये जो मामला है ये पब्लिक हेल्थ सर्विस का है। लेकिन हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद भी इफ्को टोक्यो कंपनी जो है वो संजीदा नहीं हुई और वो अपनी मनमानी पर डट के रही, और उन्होंने अभी भी अपनी सर्विस जो है वो रिज्यूम नहीं की। और इसके बाद अब जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी है उन्होंने एक और आगे कदम लिया, और उसके बाद उन्होंने अदालत में फिर से कार्रवाई की कि ये तौहीन अदालत है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और इस इफ्को टोक्यो कंपनी के खिलाफ तौहीन अदालत का केस भी उन्होंने दर्ज किया। साथ साथ अब आगे जाते हुए अब हेल्थ अथॉरिटी ने जो इंडिया जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है IRDAI, वहाँ एक कम्युनिकेशन पास किया, एक खत उन्हें मौसूल किया है जिसमें पूरा ये बताया गया है कि इफ्को टोक्यो कंपनी ने रेगुलेटरी जो रूल्स है उसकी खिलाफ वर्जी की है। जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने उस पर उन्होंने ना तो इम्प्लीमेंट किया है और ना ही उसको फॉलो किया जा रहा है। और इस हवाले से अब ये कहा गया है कि अथॉरिटी जो है IRDAI जो है वो या तो इफ्को टोक्यो कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी या तो इनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख करे या इन्हें मुअत्तल करे। एज ऑफ नो अगर पूरा मामला देखा जाए तो फिलहाल कोई राहत की सांस नहीं मिली है अटेंडेंट्स को, पेशेंट्स को। जिस तरीके से 104 नंबर भी दिया गया था जिसके हमने बाइट पे दिखाया कि अभी भी सफ़र कर रहे हैं और कोई भी मामला अभी हल नहीं हो पाया। अच्छा, ये जो इमरान खबर आ रही थी कि इफ्को टोक्यो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया, क्या इस पर कोई
बात सामने आई, क्योंकि अब ये मामला अदालतों के बीच चलेगा तो अदालतों के बीच जो मरीज है, बीमार है, तीमारदार है, वो इंतहाई मुश्किल से इस वक्त नबरदा आजमा हो रहे हैं। और स्टेट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से खुलकर कोई बात नहीं कही जा रही है कि हाँ या ना में बताया जाता कि हाँ हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और स्टेट इसका खर्चा बर्दाश्त करेगी या कुछ इस तरीके का कोई भी वाजिया बात सामने नहीं है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि खतों की ताबत चल रही है। देखिए, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक एक्ट है बाज़ाब्ता तौर पर, और एक्ट के तहत अगर रेगुलेटरी ये जो कॉन्ट्रैक्ट जब किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी का, तो उसमें रूल्स होते हैं। उसमें एक रूल ये भी है एक सेक्शन के तहत कि अगर आपका कोई भी तनाजा है या आपकी कोई भी ऑब्जेक्शन या कुछ भी है, उसके लिए आपके पास 30 डेज होते हैं। लेकिन उसको भी इफ्को टोक्यो कंपनी ने बालाई ताक रखा है, उसे भी फॉलो नहीं किया है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि शाह ने कहा है कि उसे इन्होंने वायलेट किया है, रेगुलेशंस को इन्होंने वायलेट किया है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते भी है, अगर वहां भी चले जाते, लेकिन इस पे ऑलरेडी हाई कोर्ट की एक तो डायरेक्शंस है, दूसरा ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो IRDAI की जो रेगुलेशंस है उसको जो वायलेट किया जा रहा है, इसलिए कि इफ्को टोक्यो कंपनी सुप्रीम कोर्ट में जाके भी कोई ज्यादा इसमें उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ सर्विस का मामला है, जो हाई कोर्ट ने भी कहा है, जो स्टेट हेल्थ एजेंसी ने भी कहा है, और जो हमें जो इसकी IRDAI की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें भी ये बात साफ तौर वाज़ेह है कि अगर आप दो पार्टीज के बीच में कोई तनाजा है किसी भी मामले पे, ये सालसी के जरिए हल किया जाएगा। तो इमरान, इस बीच सारी चीजें जो पूरा निजाम मुतासिर हुआ है, सिस्टम ठप होकर रह गया है, फिलहाल कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये मानकर चलें कि इंतजार तवील हो रहा है और भी करना होगा उन तमाम लोगों को जिनकी अभी तक हम बात सुन रहे थे, इंक्लूडिंग डायलिसिस पेशेंट्स और बाकी तमाम लोग जो सिर्फ गोल्डन कार्ड के जरिए ही इलाज पर इंहिसार कर रहे हैं। इमरान जी, मेरा सवाल ये था कि अभी इंतजार ही करना होगा मरीजों को, फिलहाल शायद इस पेशरफ्त में उनके लिए कोई खबर अच्छी नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से 104 हेल्पलाइन नंबर दिया गया था। बहुत सारे पेशेंट से, तीमारदारों से मैंने खुद फोन पे कल से बात की और मैंने कई सारी कॉल्स रिसीव की, क्योंकि हम लगातार इस खबर पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो अभी तक जो जहां पे भी उन्होंने कॉल, जिसने भी कॉल की, वहां से सिर्फ ये रिस्पॉन्स मिल रहा है कि जी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स या डायलिसिस सेंटर्स के साथ अभी तनाजा चल रहा है, उनका जो इश्यू है वो जेन्युइन है, उन्हें अभी तक पेमेंट नहीं मिली है। और जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाते हैं वहाँ पे ऑलरेडी सारा जो बेड्स वगैरह है वो ऑक्यूपाई है, वहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग हुई है, पेशेंट्स का फ्लो ज्यादा है। तो इसलिए अब जो ये डायलिसिस एम्पैनल डायलिसिस सेंटर्स के जो पेशेंट्स है या जो गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो पेशेंट्स है, ये तो फिलहाल सफर कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ एसोसिएशन मिले भी थे और ये उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि शायद शाम तक ये मामला हल हो जाएगा। फिर कल पूरे दिन ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद कल दिन में ये उस मुलाकात का चौथा दिन हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, कोई रास्ता अभी तक नहीं निकला है। बहुत शुक्रिया मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। बहरहाल ये मामला यहाँ से आगे कहाँ जाएगा, लेकिन 100 बात की एक बात कि वो लोग जिनकी तादाद खुद सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 85 लाख से ज़्यादा हैं और 13 लाख प्लस लोग हैं जो अभी स्पेशल ट्रीटमेंट हासिल कर रहे थे, जिनमें अभी भी कहा गया कि 60,000 के आसपास बेनिफिशरीज एक्टिव हैं जो अलग अलग अस्पतालों में जाकर कार्ड के तहत इलाज करवाते थे। लेकिन फिलहाल मुश्किलात हैं, मुकम्मल तौर पर कोई राहत मिले इसके लिए शायद इंतजार करना पड़ेगा। इसमें और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज़ है, जब यकूम नवंबर सन 2023 को ही इफ्को टोक्यो ने खत लिखकर ये साफ कर दिया था कि वो इसको डिसकंटिन्यू कर रहे थे। शायद स्टेट हेल्थ अथॉरिटी ने इसको उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, अदरवाइज इतना लंबा ये मामला नहीं चलता। अगर उनको बुला के पैचअप करने की कोशिश की जाती या स्टेट लेवल पर इस मैटर को सही तरीके से ट्रीट किया जाता तो शायद आज ये मामला नहीं होता। फिलहाल मामला अदालत की नज़र चल गया है, रेगुलेटरी अथॉरिटी भी इसको देखेगी, लेकिन बीमार और तीमारदार जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस स्कीम के तहत फ़ायदा उठा रहे थे फिलहाल उससे दूर ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें कहा जा रहा कि आप सरकारी अस्पताल का रुख करें जहाँ पर न डायलिसिस टाइम पर हो रही है और ना ही कोई प्रॉपर अरेंजमेंट है, क्योंकि रश
सबसे ज़्यादा अब सरकारी अस्पतालों पर इसका बढ़ चुका है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा इसके बाद एक और हुक्मनामे की करते हैं, और ये हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का था, और इसका इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात चल रहे हैं, और अब MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और कुल मिलाकर 175 MCC वायलेशंस रिपोर्ट हुई है पूरे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब ये 175 दरख्वास्तें वायलेशंस मिली हैं इलेक्शन कमीशन को, तो उनमें 9 FIR भी लगी हैं, अभी तक 9 FIR रजिस्टर हुई हैं, 5 सरकारी मुलाजमीन को सस्पेंड भी किया गया है, और 48 केसों के ऊपर अभी कार्रवाई जारी है। इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है कि पता करें कि क्या वाकई तौर पर यह मुलविस है नहीं है। और तकरीबन 90 के आसपास वायलेशंस ऐसी थी जो ड्रॉप की गई, जो छोड़ी गई, क्योंकि ये कहा गया कि ये फर्जी थी। इनमें जो मुकदमा दर्ज किया गया था, जो बात सामने रखी गई थी, वो सही नहीं थी, वो बेसलेस थी, फॉल्स थी। और ये साफ कर दिया गया है कि तकरीबन जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ है तो 23 ऐसे केसेस भी हैं जहां पर वार्निंग देकर मुलाजमीन को छोड़ा गया, और नहीं ये कहा गया कि अगर एक और गलती आपसे हुई तो आपके तहत ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी। इधर रात देर गए MCC वायलेशन यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन को देखते हुए जिला कुलगाम के अंदर 2 नंबरदारों को भी सस्पेंड करने के अहकामात कल जारी कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने 2 नंबरदारों को सस्पेंड किया है, और उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने वायलेशन की है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। और ये जो ऑर्डर जारी किया गया है उसके मुताबिक फिदा हुसैन जो नंबरदार नावपोरा दिवसर है, और हबीबुल्ला डार जो नंबरदार ब्रिंजन दिवसर है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और दोनों नंबरदारों को जो सस्पेंशन के ऑर्डर है वो कल जारी कर दिए गए हैं। इस बीच तहसीलदार दिवसर को इंक्वायरी ऑफिसर भी अपॉइंट किया गया है, जिन्हें कहा गया कि वो मज़ीद तहकीकात को आगे बढ़ाए। तो कुल मिलाकर 96 रिपोर्ट वायलेशंस की पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स पर लगी हैं, और उसके साथ साथ 50 से ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर भी कार्रवाई हो सकती है। 2 मीडिया पर्सन्स भी हैं जिन पर MCC वायलेशंस की शिकायत आई है, और इस तरीके से मज़ीद वायलेशन जो FSTS और SST ऑफिशल्स हैं उनके सामने है, जो इन तमाम मामलात को देख रही है। यानी मीडिया कर्मचारियों पर भी MCC गाइडलाइंस की वायलेशन नहीं करनी है, उनके लिए भी ज़ाब्ता इखलाक है, नंबरदार चौकीदारों के लिए भी है, पॉलिटिकल पार्टीज पर भी है, और इस तरीके से कार्रवाई लगातार जारी है। 175 वायलेशंस रिपोर्ट हुई जम्मू कश्मीर के अंदर, 9 FIR दर्ज हुए, 5 सरकारी मुलाजमीन को अभी तक सस्पेंड किया गया, 48 केसों पर इंक्वायरी को शुरू किया गया, और 90 के आसपास ऐसे केसेस हैं जिन्हें फर्जी करार दिया गया, जहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ताहम मुख्तलिफ मकामात पर इंक्वायरी ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है, और आने वाले दिनों में मजीद तफसील इसकी सामने आ सकती है। तो ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जहां पर आज के वक्त में मजीद शायद लोग आएं, और क्योंकि कई लोगों को वार्निंग्स गई हैं तो इस ताल्लुक से भी नजरें हैं मुसलसल कि हो सकता है आइंदा मजीद कोई कार्रवाई हो। असेंबली इंतखाबात के बीच ये कार्रवाइयां हो रही हैं, और एक खबर इससे पहले ब्रेक पे जाएं आपके सामने रखें कि जम्मू कश्मीर के अंदर कई ऐसे लोग जिन पर मुकदमात भी दर्ज हैं। एक रिपोर्ट के जरिए ये खुलासा हुआ कि पहले मरहले में, जहां पर ऑलरेडी आप देख रहे हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर 219 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन इन 219 उम्मीदवारों में 36 ऐसे लोग हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस या चार्जेस आज के वक्त में लगे हुए हैं। यह हम नहीं बल्कि ADR की एक रिपोर्ट के जरिए तस्दीक हुई है। बिलखुसूस ऐसी सीटें जहां पर दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद की जा रही है, और कई ऐसी सीटें जहां पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि अगर त्रिकोणीय मुकाबला है तो तीनों उम्मीदवारों के खिलाफ केसेस की तस्दीक ADR की रिपोर्ट के जरिए हुई है। तकरीबन आज के वक्त में पहले फेसेस में जो 219 उम्मीदवार आपके सामने हैं, जिनमें 9 खवातीन भी शामिल हैं, 11% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी तादाद तकरीबन 25% के आसपास बनती है। पहले मरहले में जिनने कागजात नामजदगी दाखिल किए और अपना हलफनामा भी जब इनको रिपोर्ट्स देनी होती हैं तब साथ साथ इनकी जानिब से दी गई। जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों में से 36 ऐसे उम्मीदवार पहले मरहले में हैं जिनके खिलाफ केसेस आज के वक्त में चल रहे हैं, और इंतहाई संगीन नौयत के केसेस भी कुछ उम्मीदवारों पर हैं। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 23 केसेस अनवर जान के खिलाफ जो बतौर आजाद उम्मीदवार
उस सीट से जिसको कोकरनाग की सीट कुकरनाग की सीट से मैदान में है, और यह सीट आप जानते हैं कि एसटी कैटेगरी के तहत रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा अनवर जो कि एआईपी से जिनका ताल्लुक है लेकिन आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इस वक्त मैदान में है। और इसके अलावा कोकरनाग की सीट से इतलात के मुताबिक और इस रिपोर्ट की मजीद गहराई में आप जाएंगे तो पता चलता है कि अहम तरीन पार्टियों के जो यहां पर उम्मीदवार मैदान में है, जो एसटी की सीट से इस बार सियासी किस्मत का फैसला जिनका 8 अक्टूबर का होगा, इन तमाम के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात या फिर क्रिमिनल केसेस इनके खिलाफ इस रिपोर्ट के मुताबिक लगे हैं। इसी तरीके से डोडा बदरवा वाली सीट से आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के खिलाफ जो शिकायतें माजी में रही उसकी तस्दीक रिपोर्ट्स के जरिए हुई कि उनके खिलाफ जो उन्होंने खुद भी तस्दीक की, और एडीआर की रिपोर्ट से यह आज इंकिशाफ हुआ कि 6 केसेस महबूब इकबाल के खिलाफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बदरवा सीट से डोडा से इस बार मैदान में है। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के साथ वाबस्तगी का मुसलसल दावा करते रहे, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इनकी वीडियोस गर्दिश करती रहीं, अक्सर सुर्खियों में रहे, इनके खिलाफ भी चूंकि डोडा सीट से मैदान में है तो 6 केसेस या 6 मुकदमात इनके खिलाफ भी दर्ज हैं। इसके अलावा 3 केसेस जो है वो कोकरनाग के नामजद उम्मीदवार जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जिनका ताल्लुक है उनके ऊपर है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कोकरनाग के उम्मीदवार पर भी केसेस दर्ज हैं, और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी जो है उनकी भी जो कोकरनाग हल्के इंतखाब में उनका उम्मीदवार है उनका भी नाम इसमें है। तो कहीं ना कहीं जब आप 219 उम्मीदवार जो पहले मरहले में चुनाव में, उनमें 36 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, 25 उम्मीदवारों ने डिक्लेयर उनके ऊपर जो है वो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस रजिस्टर है, 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर खवातीन के साथ छेड़छाड़ या जिनसी इस्तेसाल के केसेस भी रजिस्टर हुए हैं। अभी केसेस रजिस्टर हुए हैं, अदालतों के अंदर केस समाअत चल रही है। अदालतें जब कोई फैसला सुनाएगी तब ये बात सामने होगी क्या ये थे नहीं थे, डेट इज मैटर ऑफ द जस्टिस। लेकिन फिलहाल एडीआर ये बता रहा है कि किस तरीके से लोग जो है वो मैदान अमल में है जो इस वक्त चुनावी दंगल का हिस्सा बन चुके हैं। चलिए जनाब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जब इलेक्शन की बात हो रही है तो बात जरा वजीर आजम की भी बताते हैं आपको, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे, जहां आज भारतीय जनता पार्टी का अहम तरीन इजलास हो रहा है। वहीं पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तैयारियों में मजीद तेजी आई है और वजीर आजम के दौरे के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। और इब्तिदाई इतलात के मुताबिक वजीर आजम एक ही दिन में 3 मकामात पर रैलियों से खिताब कर सकते हैं। वजीर आजम 3 रैलियों से खिताब कर सकते हैं और अगले हफ्ते वजीर आजम का दौरा जम्मू कश्मीर मुतवक्का है। बड़ी और अहम खबर कि वजीर आजम बैक टू बैक 2 रैलियां जम्मू के अंदर खिताब करेंगे और 1 रैली सूबा कश्मीर के अंदर होगी। और ये माना जा रहा कि अगले हफ्ते वजीर आजम का दौरा जम्मू कश्मीर है और ज़िमन में भारतीय जनता पार्टी ने जिला डोडा के अंदर तैयारियों को हतमी शक्ल दी है, जहां पर स्टेडियम के अंदर वजीर आजम एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। इसी तरीके से जम्मू के अंदर भी एक बड़ा अवामी इज्तिमा होगा, तो 2 रैलियां यहाँ पर और 1 रैली साउथ कश्मीर के अंदर हो सकती है। इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो सामने आ रही है। इस ज़िमन में तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। पार्टी की तरफ से जिला और सूबाई इंतजामिया के साथ राब्ते किए जा रहे हैं और वेन्यू को हतमी शक्ल देने के लिए सिक्योरिटी ड्रिल और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बैक टू बैक कई अवामी इज्तिमात होंगे और जब वजीर आजम अगले हफ्ते आएंगे तो वो बैक टू बैक 3 बड़े जलसों से खिताब करेंगे। 2 जलसे सूबा जम्मू के अंदर होंगे और 1 जलसा सूबा कश्मीर के अंदर हो सकता है। इधर याद रखिएगा, जहां बीजेपी की हम बात करें तो आज भी एक और अहम तरीन इजलास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलाया गया है, जिसमें वजीर दाखिला अमित शाह ऑफिशियली बीजेपी कैंपेन को शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर बीजेपी के हवाले से कई स्टार कैंपेनर्स पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है और मुख्तलिफ छोटे बड़े अवामी इज्तिमात और प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो खिताब कर चुके हैं, ताहम आज से बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन
प्रोसेस को शुरू किया गया है। कल मंशूर सामने आया था, आज बड़े अवामी इज्तिमा का इनेकाद किया गया है और अगले हफ्ते से 3 बड़ी रैलियों की तैयारियों में बीजेपी जुड़ चुकी है, जहां पर वजीर आजम 2 बड़े अवामी इज्तिमात से जम्मू के अंदर और 1 कश्मीर सूबे के अंदर अवामी इज्तिमा से खिताब कर सकते हैं। और इस ज़मन में बीजेपी, स्टेट इंतजामिया, इलेक्शन अथॉरिटीज़ गियर अप आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। तस्वीर आपके सामने है, चिट्ठी आपके सामने है जो डोडा की तरफ से दी गई है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा को, जिसमें अरेंजमेंट्स और परमिशन के लिए बात कही गई है। बीजेपी की तरफ से डोडा के स्टेडियम के अंदर बीजेपी का एक बड़ा अवामी इज्तिमा हो सकता है हो, इस ज़िम्मन में तैयारियां शुरू हो गई हैं। छोटा सा ब्रेक होगा। दौरे के साथ साथ जम्मू के अंदर आज पलोड़ा में भी सबकी नजरें रहेंगी। बराह रास्त उस रैली के मनाजिर भी आप तक पहुंचेंगे। वज़ीर दाखिला क्या कुछ कहेंगे, पार्टी की तैयारियां क्या हैं और साथ साथ मंशूर जारी होने के बाद क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर भी ब्रेक के उस पार नजर रहेगी। और आज चूंकि दीगर जमातों की जानिब से भी सरगर्मियां उस ताल्लुक से बात मेहमानों के पास भी चलेंगे। ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिएगा।